हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो हम लोग सूर्यवंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसके बारे में जो सूर्यवंश है उसका अगला भाग लाए हैं, जिसमें हम लोग अभी तक बात किए थे। आज हम लोग क्लास में जो बात करेंगे वो होता है सूर्यवंश द्वारा स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया था और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले एक बार हम लोग पिछली कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से एक फ़ायदा होगा कि जो हमको कुछ भी बिंदु या कह सकते हैं कोई भी पॉइंट भूल जा रहे हैं तो उसको आसानी से याद भी हो जाएगा। और इसी से जब कोई टॉपिक रिवीजन होता रहता है तो उसमें एक रोचकता आती रहती है, या उत्सुकता हो, या उत्सुक होते हैं, या कह सकते हैं जैसे जब कोई चीज़ हम याद रहती है, हमें उससे और पढ़ने में आसानी होती है। इसी वजह से हम लोग पिछली कक्षा होती है रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर अगली कक्षा प्रारंभ करते हैं। चलिए, आज की जो कक्षा है उसे प्रारंभ करने से पहले पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था जो शेरशाह सूरी होते हैं, उनके शासनकाल में किस प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, उन सिक्कों का क्या नाम था, वे कितने ग्रेन के थे, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। चलिए जान लेते हैं। जैसे शेरशाह सूरी होते हैं, इनके शासनकाल में 3 तरीके के सिक्के चलाए जाते। क्या होता है? स्वर्ण होता था, रजत होता था और कांस्य होता था। ये 3 प्रकार के सिक्के होते थे। स्वर्ण सिक्का देखा जाए तो लगभग सभी शासनकाल या कह सकते हैं सभी साम्राज्य में ये स्वर्ण सिक्का चलता था। रजत की बात की जाए तो जो रजत सिक्का होता था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो रुपए होता था उसकी तरह होता था। यह रुपए कहा जाता था। जो ब्रिटिश सरकार होती थी शेरशाह सूरी द्वारा, जो शेरशाह सूरी की जो पद्धति थी, वही पद्धति ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उन्होंने सिक्का कह सकते हैं सिक्का ढलवाया था, वही सेम पद्धति शेरशाह सूरी की थी। उस शेरशाह सूरी ने जो सिक्का कह सकते हैं जो रजत सिक्का था, उसका वजन कितना था? उसका वजन था 178 ग्रेन। कितना? 178 ग्रेन था। और जो कांस्य सिक्का था उसका उसको दाम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। और उसका वजन होता था 380 ग्राम। 380 ग्रेन, क्या 380 ग्रेन होता था। ये आपको बताया गया था। इसी के साथ साथ बताया गया था जो सिक्का होता था, सिक्का पे जो उनका जो पद होता था लिखा जाता था। उसी के साथ साथ उस टकसाल का नाम लिखा जाता था और जो राजा होते थे उनका नाम लिखा जाता था। आखिर जब ये सब नाम लिखा जाता था, कोई ना कोई भाषा में तो जरूर लिखा जाता था। वह कौन सी भाषा था जो यह सिक्कों पे जो अंकित किया जाता था, किन किन भाषाओं में अंकित किया जाता था? उस समय की बात की जाए तो 2 भाषाओं में अंकित किया जाता था। एक तो अरबी भाषा में लिखा जाता था और दूसरा देवनागरी लिपि में ये शब्द लिखे जाते थे। राजा का नाम लिखा जाता था, टकसाल का नाम लिखा जाता था और उसी के साथ-साथ उस पद पे राजा किस पद पे थे, या कह सकते हैं जो पद होता है कौन-सा होता है, ये सब बातें उस पे अंकित होते थे। कौन-सी भाषा में होता था? अरबी भाषा में और देवनागरी लिपि में। जैसे आप अभी वर्तमान सिक्के देखेंगे, इसमें भी 2 भाषा लिखी होती है। एक तो हिंदी में लिखा रहेगा, दूसरा इंग्लिश में लिखा रहेगा। 2 भाषाएँ वर्तमान सिक्के में भी है। 2 भाषाएँ उस समय भी चल रही थी जब शेरशाह सूरी का शासनकाल था। कौन-सी भाषा थी? अरबी और देवनागरी लिपि थी। ये आपको बताया गया था। सैन्य, अब इसके बाद ये तो आपको सिक्का बताया गया था या राजस्व के बारे में बताया गया था। अब उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इनके बारे में बताया जाए। बताया गया था कि जो सैनिक थे, किन कौन-कौन से सैनिक थे, कितने विभाग, कितने प्रकार के सैनिक होते थे। इन सैनिकों की बात की जाए तो सैनिक होते थे, एक तो पैदल सैनिक होते थे, जो युद्ध का संचालन पैदल चल के करते थे, और दूसरे होते थे घुड़सवार सैनिक होते थे, जो घोड़ों पे रख के युद्ध का संचालन करते थे, और तीसरे सैनिक होते थे हाथी पे बैठकर युद्ध का संचालन करते थे। और एक विभाग कह सकते हैं, एक विभाग और होता था इनके यहाँ, जो तोपखाना होता था, तोपखानों का नियंत्रण करता था और उसका संचालन करता था। युद्ध में किस तरीके से इन तोपों का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए कि अधिक से अधिक शत्रुओं को हानि पहुंचाया जा सकते, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में इन सैनिकों की एक रणनीति होती थी। ये तो बताया गया था। इसी के साथ साथ आपको बताया गया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के हूबहू रूप से जो शेरशाह सूरी होते हैं, उन्होंने भी अपने शासनकाल में सैन्य व्यवस्था अपनाते हैं। क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी भी केंद्र पे एक शक्तिशाली सेना स्थापित करते हैं। जो शेरशाह सूरी होते हैं, उन्होंने भी केंद्र पे शक्तिशाली सेना स्थापित करते हैं। साथ ही साथ सैनिकों की भर्ती करने की पद्धति, उनके वस्त्र कौन से होते हैं, उनके हुलिया रखने की, और उनको हथियार के लिए और घोड़े के लिए, से तमाम प्रकार के जो भी सैनिकों के लिए जरूरती सामग्री होती थी, उन सब को देख रेख का नियंत्रण किसके अधीन होता था? शेरशाह सूरी के अधीन होता था। और अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो उस समय जो होते थे अलाउद्दीन खिलजी के अधीन ये सब होते थे। उसी के साथ साथ जो सेना होते हैं, जो सैनिक होते थे, उनको वेतन के रूप में नगद वेतन दिया जाता था। कह सकते हैं जो भी उनका नगद वेतन बनता था उनको नगद दिया जाता था। ये नहीं कि उनको किसी कहीं की सूबेदारी दे दिया गया या कहीं की जागीर दी जाती थी, नहीं, उनको नगद वेतन दिया जाता था। ये कार्य होता है। इसी के साथ साथ सैनिकों के हुलिया अलाउद्दीन खिलजी भी लिखते हैं और शेरशाह सूरी के भी शासनकाल में लिखा जाता था। और घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। वही हाल जो शेरशाह सूरी होते हैं उनके भी शासनकाल में घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। ये आपको बताया गया था। अब हम लोग आज की कक्षा में क्या बात करेंगे? आज की कक्षा होगी स्थापत्य कला।
क्या होगी, हेडिंग डालिएगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला। अब जान लेते हैं स्थापत्य कला किसे कहा जाता है। स्थापत्य कला ये कहा जाता है कि जैसे जो भी शासक होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में क्या ऐसी ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण कर दिया। जैसे उन्होंने कोई किले का निर्माण कर दिया, व कोई मंदिर का निर्माण कर दिया। उस मंदिर या किले का निर्माण किस शैली में हुआ है, कौन सी पद्धति अपनाई गई है, क्या वह केवल भारतीय शैली है या इंडो इस्लामिक शैली है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। जैसे उन्होंने कोई मंदिर का निर्माण करा, उस मंदिर में कौन सी मूर्ति का निर्माण करवाया गया, कौन सी मूर्ति स्थापित कराई गई, क्या उस मंदिर में कोई अन्य ऐसा नया तकनीक लाया गया जो इंडो इस्लामिक या कह सकते हैं भारतीय परंपरा और इस्लामिक परंपरा दोनों को जोड़ती होगी। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। एक तरीके के कह सकते हैं स्थापत्य कला जो होती है दो संस्कृतियों को एक साथ संयुग्म करने का कार्य करते हैं। आप देखेंगे जो भी मंदिर मस्जिद हो गए या कह सकते हैं कुछ ऐसे मंदिर मस्जिद होंगे जो हिंदू और इस्लामिक दोनों परंपराओं से बने होंगे। इस तरह हम लोग जो स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में कौन से स्थापत्य कला का निर्माण कराया गया है। जैसे जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं ने एक कह सकते हैं पुस्तकालय का निर्माण करवाए थे। कौन सा पुस्तकालय होता है, दीन पनाह पुस्तकालय होता था। दीन पनाह पुस्तकालय के निर्माण से हुमायूं ने कब कराए थे, 1533 से 34 ईस्वी के बीच में हुमायूं जो होते हैं दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण करते हैं। लेकिन जो शेरशाह सूरी होते हैं इस दीन पनाह पुस्तकालय को तुड़वा देते हैं। क्या करते हैं, दीन पनाह को तुड़वा के दिल्ली का पुराना किला का निर्माण कर देते हैं। क्या होता है, देखिए अगला बिंदु देखिए, यहाँ पर स्थापत्य कला में पहले लिखिए दीन पनाह पुस्तकालय को तुड़वा कर दीन पनाह पुस्तकालय दीन पनाह पुस्तकालय को तुड़वा कर दिल्ली का पुराना किला का निर्माण करते हैं। क्या होता है, जो शेरशाह सूरी होते हैं उन्होंने शेरशाह सूरी ने जो दीन पनाह पुस्तकालय होता है पुस्तकालय को तुड़वा देते हैं। तुड़वाने के स्थान पे उसके स्थान पे उन्होंने दिल्ली में जो पुराना किला होता है उसका निर्माण करवाते हैं। उन्होंने स्थापत्य कला में क्या करते हैं, पुराने किले का निर्माण करवाते हैं। दिल्ली का जो वर्तमान समय में जो पुराना किला है उसका निर्माण कौन करवाते हैं, शेरशाह सूरी करवाते हैं। और इसी के साथ साथ जो पुराना किला का निर्माण करवाते हैं, पुराने किले के अंदर ही उन्होंने एक नए मस्जिद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, उन्होंने एक नए मस्जिद का निर्माण कराते हैं। देखिए इस किले के अंतर्गत, यहाँ लिखिए अगला बिंदु, इस किले के अंतर्गत इस किले के अंतर्गत इस किले के अंतर्गत उन्होंने का मतलब क्या होता है, जो शेरशाह सूरी होते हैं जैसे जब इन्होंने दिल्ली का पुराना किले का निर्माण करवाते हैं, निर्माण करवाने के पश्चात उसी के अंदर एक नए किले का निर्माण करते हैं। कौन सा होता है, किला ए कोहना मस्जिद। क्या होता है, उस इसी जो किला होता है इसके अंदर क्या होता है, किला ए क्या निर्माण करते हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाते हैं करवाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले जो दीन पनाह पुस्तकालय होता है पुस्तकालय को तुड़वाते हैं, उसके बाद वहाँ पे पुराना किले का निर्माण करवाते हैं। निर्माण करवाने के पश्चात उसी में के अंदर जो पुराना किला होता है काफ़ी बड़ा होता है। देखेंगे आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। और उसी के अंदर उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। वह मस्जिद कौन सी होती है, वो होती है किला ए कोहना का मस्जिद होता है। किला ए कोहना का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, अगर ये पूछा जाए तो इसको उत्तर है शेरशाह सूरी। कहाँ पे अवस्थित है, ये पुराने किले के अंदर अवस्थित। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो ये होता है इसी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है, जो पुराना किला होता है उसी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो क्या होता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रोहतास का क्षेत्र होता है। कौन सा, रोहतास का क्षेत्र होता है। रोहतास का दुर्ग बनवाते हैं। क्या होता है, रोहतास दुर्ग बनवाते हैं। क्या होता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रोहतास दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। क्या होता है, देखिए
जैसे ये पुराना किला होता है, पुराना किले के अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या बनवाते हैं, पुराना किले के अंतर्गत किला एक होगा तो मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। मस्जिद के निर्माण करने के पश्चात उसी के पीछे दिखेंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक रोहतास दुर्ग का भी निर्माण कराते हैं। क्या होता है, रोहतास दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाता है, शेरशाह सूरी ने करवाते हैं। अब अगला बिंदु लिखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है, उन्होंने 1541 ईस्वी में, लगभग 1541 ईस्वी में जो पाटलिपुत्र होता था या पाटलिपुत्र होता था, उसका नाम परिवर्तन करके इन्होंने क्या रखा, पटना रखते हैं। क्या होता है, अगला बिंदु लिखो 1541 ईस्वी में। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 1541 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तन करके पटना रख दिया, पटना कर दिया। क्या होता है, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मुगल काल या कह सकते हैं सूर्यवंश का वह कौन सा शासक होता है जिन्होंने पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तन करके पटना रखते हैं, तो उसका सही उत्तर कौन सा होता है, वह होते हैं शेरशाह सूरी होते हैं। कब रखा जाता है, 1541 ईस्वी में रखा जाता है इसका नाम। और देखा जाए तो वर्तमान समय में जो बिहार विधानसभा की बात की जाए तो उसमें जो पाटलिपुत्र का पटना जो है, पटना का वर्तमान नाम कह सकते हैं जो पटना है उनका, उसको पाटलिपुत्र में नाम परिवर्तन करने के लिए बहस चल रही है, कह सकते हैं विधेयक आ रहा है। जो बिहार के वर्तमान विधानसभा की बात की जाए तो बिहार के विधानसभा में जो पटना क्षेत्र है, पटना क्षेत्र का नाम परिवर्तन करके उसको पुनः पाटलिपुत्र में रखने के लिए कई बार सदन में बहस हो चुकी है। ये याद रखिएगा कौन सा होता है। अगर शेरशाह सूरी जो होते हैं उनका, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम क्या परिवर्तन करते हैं, पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तन करके उन्होंने पटना करते हैं। कब करते हैं, 1541 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, ये आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं कि पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तन किसने करते हैं, शेरशाह सूरी करते हैं। ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि या कह सकते हैं सबसे बड़ी खासियत या कह सकते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में या कह सकते हैं अपने जीवित अवस्था में उन्होंने अपना मकबरे का निर्माण करवाते हैं। कहाँ पे निर्माण करवाते हैं, अगर बात की जाए जो शेरशाह सूरी होते हैं उन्होंने अपने जीवित या कह सकते हैं अपने जीवन काल में ही अपना कह सकते हैं अपना मकबरे का निर्माण करते हैं। वह सासाराम में, कहाँ पे, सासाराम में निर्माण करवाते हैं। ये क्या होता है, सासाराम में उन्होंने, लिखिए सासाराम में एक कृत्रिम झील, क्या होता है, एक कृत्रिम झील में, एक कृत्रिम झील में क्या था, जो शेरशाह सूरी होते हैं उन्होंने अपना जो मकबरा का निर्माण करवाते हैं। जैसे वैसे देखा जाए तो मकबरा तब निर्माण किया जाता है जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक कह सकते हैं ऐसे चौखंडा ऐसा बना दिया जाता है जिसपे उनकी समाधियों को उसी के अंदर दफनाया जाता है। यही होता है मकबरे का। इसी मकबरे का निर्माण करते हैं कहाँ पे, सासाराम में एक कृत्रिम झील में। क्या होता है, एक कृत्रिम झील के, यहाँ लिखिए, एक कृत्रिम झील के बीचों बीच, कृत्रिम झील के बीचों बीच जो शेरशाह सूरी होते हैं अपना मकबरा कहाँ बनवाते हैं, सासाराम में। सबसे पहले ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मुगल पूछा जा चुका है कि सासाराम में किसका कह सकते हैं मकबरा अवस्थित है, कह सकते हैं किसने अपने जीवन के शासनकाल या कह सकते हैं अपने जीवित अवस्था में ही अपना मकबरा का निर्माण करते हैं, वह होते हैं शेरशाह सूरी। उनका मकबरा कहाँ होता है, सासाराम में होता है। कहाँ पे होता है, एक कृत्रिम झील के बीचों बीच होता है। क्या होता है, एक कृत्रिम झील के बीचों बीच ये इन्होंने अपना मकबरे का निर्माण करवाते हैं। बीचों बीच मकबरा मकबरा का निर्माण मकबरा का निर्माण स्वयं के लिए ये होता है। इन्होंने अपने शासनकाल में ही अपने अपने कह सकते हैं जीते जी ही अपने मकबरे का निर्माण करवा देते हैं। कहाँ पे करवाते हैं, सासाराम में। एक कृत्रिम झील होती है, उस झील के बीच में एक कह सकते हैं उभरा हुआ क्षेत्र होता है, उभरा हुए क्षेत्र में उन्होंने अपना मकबरे का निर्माण करवाते हैं। ये थे शेरशाह सूरी के बारे में। क्या होता है, उन्होंने जो उनके स्थापत्यकला क्या होती है, जो से हुमायूं होते हैं, हुमायूं ने जो तीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण करवाते हैं 1533-34 ईस्वी के बीच, उसी के वही जो दीन पनाह पुस्तकालय होता है उसको तुड़वा देते हैं। तुड़वाने के पश्चात वहाँ पे पुराना किले का निर्माण करवाते हैं। पुराना किले का निर्माण कराने के पश्चात वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला होगा। देखेंगे आप अगर कहीं भी घूमने चाहेंगे तो वहाँ पे देखेंगे काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला होगा। और उसी के बीच उन्होंने किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करते हैं। उस पुराने किले के अंदर कुवत एक कोहला मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। उसी के देखेंगे आप उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रोहतास दुर्ग अवस्थित है। और इसी के साथ साथ उन्होंने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तन करके पटना रख देते हैं। क्या होता है, पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तन करके पटना रख देते हैं। और
उन्होंने अपने जीते जी या कह सकते हैं अपने शासनकाल में ही अपने द्वारा स्थापित मकबरे का निर्माण करवाते हैं, जो सासाराम में होता है। एक कृत्रिम झील के अंतर्गत होता है। कृत्रिम झील के अंतर्गत एक उभरा क्षेत्र होता है, उसी पे उन्होंने अपने कह सकते हैं उन्होंने उसी में अपना मकबरे का निर्माण करवाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं जो शेरशाह सूरी के जनहित कार्य कौन-कौन से होते हैं। उन्होंने प्रजा के हित में कौन-कौन से कार्य करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण उन्होंने करवाते हैं। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ-कहाँ पे किस-किस क्षेत्र में फैला है या विस्तृत है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग अगले बिंदु में देखते हैं। अगली हेडिंग डालिए। अगला बिंदु क्या लिखना है? अगला बिंदु क्या, जनहितकारी। क्या होता है? जनहित जनहितकारी कार्य। जनहित का मतलब क्या होता है? जैसे जो उनकी प्रजा होती है, प्रजा के हित में जो जो कार्य करते हैं, उन्होंने अपने प्रजा के हित में कौन कौन से कार्य करते हैं, या एक स्थान से जाने के लिए दूसरे स्थान पर व्यापारियों के लिए कौन से कार्य करते हैं, क्या उन्होंने अपने व्यापार हित में कौन से कार्य करते हैं, ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग अब जानेंगे। देखिए, शेरशाह सूरी जो होते हैं अपने प्रजा के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण कार्य में सबसे पहले उन्होंने अपने प्रजा के हित में सराय, कई लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाते हैं। क्या होता है? उन्होंने अपने प्रजा के हित में कितना, लगभग 1700 सरायों का 1700 सरायों का निर्माण। क्या होता है? जो शेरशाह सूरी होते हैं उन्होंने अपने प्रजा के हित में 1700 सरायों का निर्माण करते हैं। सराय का क्या कार्य होता है? सराय का कार्य होता है कि जैसे उन्हें 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का एक निश्चित दूरी पे कुछ एक घर तरह का, या कह सकते हैं एक रूम होता था। रूम के किनारे आपको कुआं मिलता था। आप वहाँ पे कुछ देर कहीं भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे गंतव्य के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ठहरने की व्यवस्था होती थी। आप वहाँ पे ठहरे, उसके बाद बगल में कुआं होता था, वहाँ पे बाल्टी रखी रहती थी, जिससे जो भी राहगीर होते थे वहाँ पे आते थे, आराम करते थे कुछ देर, उसके बाद पानी पीते थे, फिर वहाँ से अपने दूसरे गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते थे। बेसिकली आपसे कहा जाता है कि सराय का मतलब होता है एक कुछ क्षण के लिए विश्राम गृह होता है। क्या होता है? कुछ क्षण के लिए विश्राम गृह होता है। उन्होंने अपने प्रशासन में, ये कह सकते हैं अपने शासनकाल में, लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाते हैं। ये सराय देखा जाए तो उन्होंने अपने लिए तो बनाए नहीं हैं, उनके लिए तो उनके पास तो जाहिर सी बात है उनके पास तो महल हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, ऐसे तमाम प्रकार के हैं। ये जो 1700 सराय बनाते हैं वे प्रजा के हित के बनाते हैं, ताकि जो उनकी प्रजा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है चिलचिलाती धूपों में, अगर कोई भी पथिक जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी को सोचते हुए जो शेरशाह सूरी होते हैं अपने प्रजा के लिए सरायों का निर्माण कराते हैं, ताकि जो भी पथिक हो उस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे आज जाके कुछ क्षण के लिए विश्राम कर सके, फिर उसके बाद अपने आगे की दूरी को, या हो सकता है अपने आगे की दूरी को यहाँ से गंतव्य स्थान पे चले जाएं। ये होता था। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने शासनकाल में अन्य क्या उनसे कार्य करते हैं, 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराते हैं। क्या होता है? यहाँ पे लिखिए 4 बड़ी सड़क। अब यही होता है 4 बड़ी सड़कों का निर्माण। सड़कों का निर्माण। 4 बड़ी सड़क कौन-कौन से होती हैं? उन्होंने ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में अब देखिए। देखिए, इसी को कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। क्या होता है? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड। इसे कहा जाता था ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए, इसका निर्माण हुआ था बंगाल के सोनार गांव से। कहाँ से? ये बात की जाए तो जो बंगाल क्षेत्र होता था, बंगाल के क्या होता है, बंगाल के सोनार गांव से। क्या होता है? बंगाल के सोनार गांव से। बंगाल के सोनार गांव से फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, जैसे बंगाल हुआ, जैसे बात हुई ये मान लीजिए, ऐसे आपका बाइक मैप हो गया। यहाँ पे जैसे जो बंगाल क्षेत्र था, बंगाल के सोनार गांव से यहाँ सोनार गांव हो गया, फिर वहाँ से आपको जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, आगरा। सोनार गांव से लेकर लेकर यहाँ से ये आएगा यहाँ आगरा। आगरा से फिर कहाँ गए? देखिए, लेकर आगरा आएंगे। आगरा से फिर यहाँ पे दिल्ली आ जाएंगे। यहाँ आगरा हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया। आगरा से दिल्ली लाया जाता है इस रोड को। क्या होता है? आगरा से दिल्ली आएगा, और उसके बाद फिर ये जब आगरा से दिल्ली आए उसके बाद लाहौर होते हुए ये सिंध पहुंच जाएगा। क्या होता है? लाहौर होते होते लाहौर होते हुए सिंध पहुंच जाएगा। सिंध पहुंच जाएगा। ये होता है पहला। और दूसरी की बात
अब दूसरे रोड की बात कीजिए, जैसे आपको बताया गया 4 बड़ी रोड बनाए थे। सबसे पहले होता है बंगाल के सोनार गाँव से प्रारंभ होता है, फिर ये आगरा जाता है, आगरा से दिल्ली होता है, दिल्ली से होते हुए ये लाहौर होते हुए सिंध क्षेत्र से निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या होता है, आगरा से मांडू तक जाता है। दूसरा जो रोड होता है, निर्माण करवाया गया था कहाँ से, आगरा से मांडू के लिए जाता था ये। देखा जाए तो उन्होंने ये निर्माण क्यों कराया जाता है, ये निर्माण इसलिए कराया जाता है ताकि जो एक राज्य से, ये कह सकते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से हमारा जो सामान है, ये कह सकते हैं जो व्यापारी है, व्यापार तकनीक है, उससे ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा सकता है और अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सड़क, या कह सकते हैं जो, अगर देखा जाए तो कोई भी व्यापार होता है या किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए जितना ही अच्छा आपका ट्रांसपोर्ट रहेगा, उतना ही वह राज्य ज़्यादा विकसित करेगा, या कह सकते हैं ज़्यादा उन्नति पे रहेगा। इसी वजह से जो शेरशाह होते हैं काफ़ी दूरदर्शी तकनीक के होते हैं, या कह सकते हैं दूरदर्शी सोच के होते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने साम्राज्य में जो सड़क निर्माण विभाग है उसका अत्यधिक उपयोग किए। पहले कहाँ से करते हैं, बंगाल के सोनार गांव से लेके आगरा जाती है, दिल्ली लाहौर होते हुए सिंध पहुंच जाती है। दूसरा क्या हुआ, उन्होंने आगरा से मांडू जाती है। अब तीसरे रोड का निर्माण उन्होंने कहाँ से कहाँ करते हैं ये जान लें। तीसरे करते हैं उन्होंने आगरा से, इसको भी निर्माण करते हैं आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ के लिए, चित्तौड़ क्षेत्र के लिए ये सड़क बनाई थी। क्या होता है, आगरा से निर्माण का है, फिर वह जोधपुर जाएगा, जोधपुर से उसके बाद वह चित्तौड़ क्षेत्र में चला जाएगा। अब आखिरी जो होता है, इससे चौथी जो सड़क की बात की जाती है, ये चौथा सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसकी बात की जाए तो लाहौर से ये मुल्तान तक जाती है। कहाँ से, लाहौर से मुल्तान के लिए। इस प्रकार देखा जाए तो उन्होंने उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी पे उन्होंने यातायात के लिए अच्छा खासा सुविधा, या कैसे का अच्छा खासा यातायात गमन के लिए सभी सड़कों का निर्माण करवा दिया है। इस प्रकार देखा जाए तो जैसे ससुरी होते हैं, उन्होंने 4 सड़कों का निर्माण करते हैं जो ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाती है। इन्हें रोड का कायदे आजम भी कहा जाता है। ये होता है उनकी, कह सकते हैं जो स्थापत्य कला या जनहितकारी कार्य होते हैं, जनहितकारी में कार्य में इन्होंने इतने कार्य करते हैं। उन्होंने सबसे पहले 1700 सरायों का निर्माण करते हैं। उसके बाद उन्होंने 4 जो मुख्य सड़कें होती है, ग्रांड ट्रंक रोड होती है, कहाँ कहाँ से किस राज्य को जोड़ती है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में ये आपको बताया गया है। अब हम लोग कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं जो जो उन्होंने और उससे कार्य किए थे। उसके बाद आज जो होता है शेरशाह सूरी, या कह सकते हैं सूर्यवंश के बारे में हम लोग अंत करेंगे। जो फिर अगला हम लोग जो शासक होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला शासक कौन होंगे, बात करते हैं अगला शासक। अगर बात की जाए तो हुमायूं जो होते हैं, उसके बाद उन्होंने आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात वहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं। जो सरहिंद का युद्ध होता है वहाँ विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के कुछ ही महीनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अकबर होते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो होते हैं, वो शासन, या कह सकते हैं राज गद्दी संभालते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए, अगला बिंदु लिखिए। देखिए अगले बिंदु की बात की जाए, जो शेरशाह सूरी होते हैं, उन्होंने अपने प्रजा के हित में कई बार दान, या कह सकते हैं एक दिल्ली में, कह सकते हैं कहाँ पे, दिल्ली में उन्होंने, यहाँ पे लिखिए दिल्ली में दान, क्या होता है, दिल्ली में उन्होंने दान लंगर विभाग, दिल्ली में उन्होंने, क्या होता है, जो शेरशाह सूरी थे दिल्ली में उन्होंने दान दान लंगर की व्यवस्था करते हैं। क्या होता है, दान लंगर की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था। इन्होंने अपने शासनकाल में दिल्ली में जो होता है दान लंगर की व्यवस्था करते हैं। और उस दिन, उस कह सकते हैं वहाँ से प्रत्येक दिन, कह सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक दिन लगभग 500, क्या होता है, लगभग प्रत्येक दिन 500, लगभग 500 तोला, क्या होता है, तोला सोना दान दिया जाता था। सोना दान देते थे। कौन होते थे, जो जासूस होते थे। एक लंगर विभाग था जहाँ दिल्ली में उन्होंने एक दान विभाग या दान लंगर विभाग था, जो वहाँ से प्रत्येक दिन लगभग 500 तोला सोना दान किया जाता था। ये होता था। अन्य बात भी जान लेते हैं, जो शेरशाह सूरी होते हैं, उन्होंने जो प्रजा है, या कह सकते हैं गैर मुस्लिम होते हैं, आप कह सकते हैं गैर मुस्लिम का तात्पर्य होता है जो हिंदू लोग होते हैं, हिंदू लोग से तीर्थ यात्रा कर एवं जजिए कर पहले की भांति लेते हैं। क्या होता है, गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम लोगों से, गैर मुस्लिम प्रजा से, क्या होता है, गैर मुस्लिम प्रजा से उन्होंने तीर्थ यात्रा का, क्या होता है, तीर्थ यात्रा कर वह जजिया कर पहले की भांति लेते हैं, पहले की भांति।
जैसे पहले के जो शासक होते थे, जिस प्रकार उन्होंने जजिए कर और तीर्थ यात्रा कर लेते थे, उसी तरह जो शेरशाह सूरी होते हैं वो भी अपने शासनकाल में वैसे ही ये कर लेते हैं। अगले बिंदु जान लेते हैं, जो पद्मावती होते हैं कह सकते हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी होते हैं। क्या होते हैं? एक मलिक मोहम्मद जायसी, लिख लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो होती है, रचना होती है पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत की रचना, पद्मावत की रचना इन्हीं के शासनकाल में करते हैं, इन्हीं के शासनकाल में। क्या होता है? जो शेरशाह सूरी होते हैं, शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो मलिक मोहम्मद जायसी होते हैं, उन्होंने पद्मावत की रचना करते हैं इन्हीं के शासनकाल में। और इसके बाद सबसे अंतिम बिंदु जान लेते हैं, जो सूर्यवंश के सबसे अंतिम शासक कौन होते हैं। सूर्यवंश के अगर सबसे अंतिम शासक की बात की जाए, सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक होते हैं आदिल सूर। कौन होते हैं? आदिल सूर। आदिल सूर जो होते हैं सूर्यवंश के अंतिम शासक होते हैं। ये होता है सूर्यवंश का। इस प्रकार देखा जाए तो जो सूर्यवंश होता है या शेरशाह सूरी का वंश होता है, समाप्त होता है। शेरशाह सूरी का वंश समाप्त होने का क्या कारण था? सबसे पहले उसमें अयोग्य शासक होते हैं, जो शेरशाह सूरी होते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उनके जितने भी शासक होते हैं, सबके सब अयोग्य होते हैं। ये कह सकते हैं राज्य संचालन करने में उनकी योग्यता शून्य की थी। इसी वजह से धीरे धीरे उनका जो साम्राज्य था, या कह सकते हैं सूर्यवंश था, धीरे धीरे पतन हो गया। और उसके बाद अंत में जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली को पुनः अपने अधिकार कर लेते हैं। दिल्ली पे पुनः अधिकार करने के पश्चात उन्होंने कुछ वर्षों तक, कह सकते हैं कुछ महीनों तक शासन करते हैं। शासन करने के पश्चात उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। किससे मृत्यु हो जाती है? दीन पनाह जो पुस्तकालय उन्होंने बनवाया था, उनकी सीढ़ियों से गिर जाते हैं। सीढ़ियों से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। ये होता है। उसके बाद हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होते हैं, मोहम्मद अकबर का शासनकाल कब से कब होता है, या जिसे महान अकबर कहा जाता है, उनका शासनकाल कब से कब होता है, उन्होंने क्या कार्य करते हैं, ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।